Hey everyone, this is Sanjog Jadhav here, and today I am going to discuss with you your next lecture, Income from House Property, which is related with the introduction, basic meanings and etc. So welcome everyone. आप मेरे सारे वीडियोस देख रहे हैं, व्यूज़ भी आ रहे हैं और आप नोट्स भी बना रहे हैं. सो थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल. और आज की इस वीडियो में मैं एक्चुअली आपको बताऊंगा कि लास्ट वीडियो और इस वीडियो में मैं कंपेयर करके बताऊंगा. सो दोस्तों स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, लास्ट वीडियो में आपने देखी होगी, मैंने वहाँ आपको बताया था कि हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट 1 मैंने वहाँ एक्सप्लेन किया था, विच इज़ टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, बेसिक चार्जिंग सेक्शंस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो वो पार्ट 1 के लेक्चर में हुआ था. दिस इज पार्ट 2 ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. मनन पब्लिकेशन सेमेस्टर 5 मुंबई यूनिवर्सिटी के हिसाब से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ. सो प्लीज़ फोकस रखिए इस भी वीडियो में. और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस लेक्चर में मैंने क्या किया है कि आपको बताया है सिंपल तरीके से कि हाउस प्रॉपर्टी का एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या होता है, कैसे होता है, कौन से कंडीशन और कौन सी जो प्रॉपर्टी होती है, लेट आउट होती है और सेल्फ एसओपी होती है, डीम्ड टू बी लेट आउट होती है, तो उसके हिसाब से हमको कैसे कैलकुलेशन करना है कि आपको पता चले कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम किस तरह से आता है और कौन सी प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम आया तो किस टाइप से हमें सॉल्व करना है. फॉर एग्जाम्पल, लेट आउट का आया तो हमें लेट आउट का कैसे सॉल्व करना है, एसओपी का आया तो हमें सॉल्व करना है एसओपी का, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे ना. सो उस दोनों का जो प्रोफॉर्मा होता है यानी कि फॉर्मेट होता है, तो उसके हिसाब से मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि एक्चुअली एसओपी या डीम टू बी लेट आउट का एग्जैक्टली प्रॉब्लम और एग्जैक्टली सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, इस वीडियो में मैंने आपको बताने वाला हूँ. ठीक है. सो प्लीज़ ये वीडियो पूरी एंड तक देखिए ताकि आपको समझ आएगा. और फिर से बता रहा हूँ आपको कि लास्ट लेक्चर की जो वीडियो थी वो भी आप फिर से देखो, तब आपको इस वीडियो की लिंक लग जाएगी कि एग्जैक्टली मैंने क्या डिफरेंस रखा है इन दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 में. इस वीडियो में आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली आपको प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है, प्रॉब्लम आता कैसा है एग्जैक्टली. सो दैट इज माय पॉइंट. सो ये वीडियो का बनाने का पर्पज ही है कि आपको समझ आएगा कि बेसिक तरीके से प्रॉब्लम जो भी टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी है, ओके, आपको समझे कैसे. ठीक है. सो अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ईजी होगा. ओके. सो प्लीज आपके स्क्रीन के ऊपर एक पीडीएफ आएगी और उसको मैंने एक्सप्लेन किया है अपनी तरीके से, आपको समझ आएगा. प्लीज़ देखिए, स्क्रीन के ऊपर देखिए, आपको समझ आएगा. और प्लीज़ ऑल द वेरी बेस्ट, पूरी वीडियो एंड तक देखिए और आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली बेसिक प्रॉब्लम में क्या बताया हुआ है. ठीक है. सो प्लीज़ आप सब स्टूडेंट स्क्रीन के ऊपर दिखिए. ओके. सो देखिए स्टूडेंट्स, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के एक्चुअली कितने सेक्शन है और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी किन सेक्शन में आती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेक्शन 22 to 27. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शन 22 टू सेक्शन 27 तक हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है. ठीक है. ये पूरे सेक्शन में 22 से लेके 27 सेक्शन तक हाउस प्रॉपर्टी हमारी कंप्लीट हुई है. ठीक है. सो हम 1 बाय 1 देखेंगे. लास्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जब इंट्रोडक्शनरी लेक्चर हुआ था, उसमें मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्टली टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कौन सी है. फर्स्ट है लेट आउट प्रॉपर्टी, टैक्सेबल होती है. सेकेंड थी सेल्फ ऑक्यूपाई, एसओपी बोलते हैं वो, और उसके दो टाइप ऐसे बहुत सारा मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था उस लास्ट लेक्चर में. आई होप आप सब ने वो देखी भी होगी और उसके नोट्स भी प्रिपेयर की होंगे. गॉट इट. सो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एग्जैक्टली हाउस प्रॉपर्टी का जो प्रॉब्लम होता है, क्या होता है, वो कैसे सॉल्व किया जाता है, लेट आउट वाला कैसा होता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड कैसे होता है, डीम्ड टू बी लेट आउट क्या होता है,
ये, ठीक है। और कैसे पहचानना है, लेट आउट कौन सी, सेल्फ ऑक्यूपाई कौन सी, डीम्ड टू बी लेट आउट कौन सी। ओके, तो मैं फिर से आपको बताऊंगा। अगर एक बात बताता हूँ मैं तेरे को, आपको सबको, कि एक्चुअली फिर से मैं बताऊंगा कि लेट आउट कौन सी होती है, कि जिस जो भी प्रॉपर्टी आपकी हाउस प्रॉपर्टी है, वो अगर हाउस प्रॉपर्टी आप खुद उसको रेंट पे दे रहे हो तो उसको लेट आउट बोला जाता है। और कोई भी हाउस प्रॉपर्टी आपकी जिसमें आप रह रहे हो, खुद ओन, आप खुद रह रहे हो, तो उसको बोला जाता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर? देन अगेन लेट आउट किसको बोला जाता है? अगर आपके पास 2 हाउस प्रॉपर्टी है तो गवर्नमेंट बोलती है कि एक हाउस प्रॉपर्टी आपको सेल्फ ऑक्यूपाई होगी और दूसरे हाउस प्रॉपर्टी आपकी लेट आउट होगी, तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, तो उसको हम बोलेंगे डीम्ड टू बी लेट आउट। बात समझ में आई? एक बात समझ में आई? ठीक है। सो वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली कि बेसिक चार्ज ऑफ क्या होता है। सो देखिए सामने, basis of charge, annual value of any property is assembled under this head. It first is the assessee is the owner of the property. assessee is the owner of the property. assessee क्या होना चाहिए? ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी होना चाहिए, तब हम उसको हाउस प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी इज बिल्डिंग एंड अटैच लैंड। प्रॉपर्टी इज बिल्डिंग एंड अटैच लैंड। थर्ड, प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज बाय द ओनर फॉर हिज बिजनेस और प्रोफेशन। देखो लास्ट लेक्चर भी मैंने यही आपको बताया था कि प्रॉपर्टी खुद की होनी चाहिए, बिल्डिंग एंड लैंड विद अटैच होनी चाहिए, और उसके बाद वो बिजनेस और प्रोफेशनल के लिए यूज नहीं होनी चाहिए। ये थे बेसिक चार्जेस के ऊपर आपकी हाउस प्रॉपर्टी है या नहीं, ये डिटेक्ट होता है। उसके बाद अब देखो उन्होंने क्या है कि एग्जम्प्टेड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम। एग्जम्प्टेड क्या है? एग्जम्प्टेड में उन्होंने क्या बताया कि अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉलोइंग द इनकम्स ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी आर एग्जम्प्टेड। कौन कौन से इनकम एग्जम्प्ट है आपको हाउस प्रॉपर्टी में? सो उससे फर्स्ट है देखो एग्रीकल्चर। फर्स्ट कौन सा है? एग्रीकल्चर। फर्स्ट कौन सा है? एग्रीकल्चर। ठीक है, ओके, बात समझ में आई कि फर्स्ट कौन सा है आपका? एग्रीकल्चर। अब नेक्स्ट एग्रीकल्चर में क्या है कि इनकम फ्रॉम सच हाउस प्रॉपर्टी विच इज सिचुएटेड और इन द इमीडिएटली vicinity of agriculture land which is used for agriculture purpose by cultivator is exempted from tax। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी है, अगर वो आप एग्रीकल्चर फैक्टर्स के लिए यूज़ कर रहे हो, पूरी की पूरी एग्रीकल्चर फैक्टर्स के लिए पर्पज़ ही आपका एग्रीकल्चर है उसमें, सो उसको हम बोलेंगे कि वो हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। हम हाउस प्रॉपर्टी को एग्जम्पशन कब देंगे? जब वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए होगी। यहाँ पे देखो लाइन अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए होगी, तभी ही हम क्या कहेंगे उसको? एग्रीकल्चर हाउस प्रॉपर्टी में एग्जम्पशन मिलेगा। उसके बाद सेल्फ ऑक्यूपाई बट वेकेंट हाउस। एक सेल्फ ऑक्यूपाई होता है तो उसको हम एग्जम्प्ट हाउस प्रॉपर्टी में ले सकते हैं। देखिए, इन केस एसएससी गिव्स वन हिज ओन हाउस रिजर्व फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन बट इज लिविंग अ रेंटेड हाउस elsewhere due to his employment of corporation of income from such as house is taken to be nil। बिजनेस और प्रोफेशन के लिए वो अलग कहीं पे रह रहा है और वो उसने वैकेंट रखी है, तो उसके ऊपर वो सेल्फ ऑक्यूपाई बट वैकेंट, उसके ऊपर आपको एग्जम्पशन मिलेगा। हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं कि एग्जम्पशन के ऊपर बात करें। एग्रीकल्चर पर्पस होना चाहिए आपकी हाउस प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर के लिए, तो उसका पर्पस ही एग्रीकल्चर होना है, तभी आपको उसका एग्जम्पशन मिलेगा। सेल्फ ऑक्यूपाई होगी बिजनेस और प्रोफेशनल, तो उसका भी एग्जम्पशन मिलेगा। उसके बाद उन्होंने क्या बताया, देखो हाउस यूज फॉर ओन और बिजनेस। ओन और बिजनेस के लिए होगा तो उसका आपको रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी हेल्ड बाय रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन इंक्लूडेड इन जीटीआई गवर्नमेंट होता है, वो सब होने के बाद ही आपको बिजनेस और प्रोफेशन में एग्जम्पशन मिलेगा। ठीक है, सो
और उसके बाद है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द फॉलोइंग शैल बी एग्जम्प्टेड। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड बाय कौन कौन से और एग्जाम्पशन आपको मिल सकते हैं? वन बाय वन, हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी में आपकी प्रॉपर्टी है तो हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड बाय साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन, आप किसी साइंटिफिक और रिसर्च इंस्टीट्यूशन के लिए आप काम कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको एग्जाम्पशन हाउस प्रॉपर्टी का मिलेगा। ठीक है, सो फर्स्ट ये हाउस प्रॉपर्टी का होगा, ये हुआ साइंटिफिक रिसर्च। थर्ड है हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एट अ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के लिए आप अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी है तो उसके लिए भी एग्जाम्पशन मिलेगा। एजुकेशन सिस्टम के लिए है तो भी उसका मिलेगा। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड बाय हॉस्पिटल, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, यानी जो भी खर्चा हम करते हैं उसके लिए। और लास्ट है इट इज़ इनकम फ्रॉम अ फार्म हाउस, फार्म हाउस का इनकम है तो वो भी आपको एग्जाम्पशन मिलेगा, लेकिन पूरा का पूरा नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद अब देखो वन ऑफ द बेस्ट, वन सेल्फ ऑक्यूपाई अगर होगी तो, अब वन सेल्फ ऑक्यूपाई का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे देखो, एक हाउस प्रॉपर्टी अगर सेल्फ ऑक्यूपाई है तो इन केस एसएससी ओन one residential house, the net annual value of the same shall be taken as a nil, but in case own more than one, इसका मतलब है अगर आपकी एक सेल्फ ऑक्यूपाई प्रॉपर्टी है तो वो उसके ऊपर कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा, उसकी एनुअल वैल्यू यानी उसका इनकम नील में आएगा। लेकिन आपकी मोर देन वन यानी कि 2 हाउस प्रॉपर्टीज है तो 1 हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगेगा, लेकिन दूसरे हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। 2 हाउस प्रॉपर्टी में से एक हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाई डिटेक्ट होगी और दूसरी हाउस प्रॉपर्टी होती है वो डीम्ड टू बी लेट आउट में जाएगी, तो श्योर शॉट उसके ऊपर 101% उसके ऊपर टैक्स लगेगा ही लगेगा। इज इट क्लियर? सो वही उन्होंने बताया है, इन केस एसएससी ओन आर वन रेसिडेंशियल हाउस द नेट एनुअल वैल्यू ऑफ द सेम शैल बी टेकन एज अ नील, बट इन केस ही ओन मोर देन वन हाउस देन ओनली वन इज अ चॉइस ऑफ, बट नॉर्मली और हायर वैल्यू शैल बी ट्रीटेड एज अ सेल्फ ऑक्यूपाई वन एंड अनदर अदर्स आर ट्रीटेड एज अ डीम्ड टू बी लेट आउट। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? अगर एक आप डीम टू बी लेट आउट होगी तो उसको उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाई होगी तो हम उसको नील ही बोल देंगे। ठीक है, बात समझ में आई? आप मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि वो डायग्राम बताया था कि कौन सी लेट आउट होती है, कौन सी डीम टू बी लेट आउट होती है, कौन सी एसओपी होती है, कौन सी डीम टू बी लेट आउट होती है। इज इट क्लियर? सो अब मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली कि उसका प्रोफॉर्मा कैसा होता है कि अगर सेल्फ ऑक्यूपाई हो और प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है सेल्फ ऑक्यूपाइड का, तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है। सामने देखो स्क्रीन के ऊपर आपको बताया गया है कि सेल्फ ऑक्यूपाई अगर आपकी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि ये जो डिडक्शंस एक्सेट्रा सब होते हैं ना, डिडक्शन एक्सेट्रा, सो वन बाय वन देखो। लेस फर्स्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी स्पेसिमेन इंपॉर्टेंट प्रोविजंस फॉर सेल्फ ऑक्यूपाई। अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाई हो तो उसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों? देखो फॉर्मूला है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, GAV, एनुअल रेंटल वैल्यू, इसको वो भी बोला जाता है, यानी कि जो भी आपका इनकम होगा सेल्फ ऑक्यूपाई का उसमें से क्या करेंगे, लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस, लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस ऑफ द ओनर ड्यूरिंग द ईयर बाय द ओनर, और उसके बाद जो भी आपकी आएगी वो होगी आपकी नेट एनुअल वैल्यू। क्या आएगी आपकी? नेट एनुअल वैल्यू। फर्स्ट ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस। अब GAV किसको बोल सकते हैं? आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से जो आपको टर्नओवर मिल रहा है उसको हम GAV बोलेंगे। इनकम को हम क्या कलेक्ट करेंगे? GAV, और उसमें से हम म्यूनिसिपल टैक्सेस जो भी पेड करते हैं अब गवर्नमेंट को वो हम माइनस करेंगे बाय द ओनर। सो जो भी उसके बाद जो भी कैलकुलेशन आएगा, जो भी अमाउंट बचेगी हम उसको बोलेंगे नेट एनुअल वैल्यू यानी कि NAV। ये सिर्फ मैं आपको सेल्फ ऑक्यूपाई SOP के बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद अगर आपकी NAV आ गई तो NAV की बात क्या करना है कि डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24, जो भी हमारे स्टैंडर्ड डिडक्शंस होते हैं वो सेक्शन है अंडर सेक्शन 24, उसमें से 2 डिडक्शंस होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड डिडक्शंस जो SOP को एप्लीकेबल नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शंस जो सैलरी में होते हैं 40,000, यहाँ पे 30,000 होता है। जो सैलरी में 40,000 होता है वो वहाँ होता है। जो हाउस प्रॉपर्टी में स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है वो SOP को नॉट एप्लीकेबल। आप देखो यहाँ पे क्लियर कट लिखा है
नॉट एप्लीकेबल। बात समझ में आई? उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन, जो मैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वो बोरो लोन एक्सेट्रा होता है, इंटरेस्ट वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ये है प्रोफॉर्मा, ये है स्पेसिमेन सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाई के लिए। प्रॉब्लम में दिया होगा जीएवी लिखना है, प्रॉब्लम में दिया होगा म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करना है, एनएवी आएगी। एनएवी के बाद डिडक्शन 24 होगा अंडर सेक्शन 24, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गए, कुछ भी नहीं। इंटरेस्ट होगा तो लेंगे, जो भी फाइनल अमाउंट होगी वो कहाँ पे होगी? लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आपको जीएवी एसओपी में लॉस ही होता है, प्रॉफिट होता ही नहीं, आपको याद रखना है। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है हाउस प्रॉपर्टी की। फॉर सेल्फ ऑक्यूपाई प्रॉपर्टी होगी तो आपको लॉस ही होगा, क्योंकि आप खुद रह रहे हो तो उसके ऊपर आपको कुछ प्रॉफिट नहीं होता। ठीक है, सो वो लॉस ही होगा। बात समझ में आई? ओके, अब देखो उन्होंने क्या बताया है कि ये आपको एसओपी की हो गई। अगर लेट आउट की हो प्रॉपर्टी, अगर लेट आउट की हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? अगर प्रॉपर्टी लेट आउट की हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये देखो, अब मैं आपको बताऊंगा कि लेट आउट प्रॉपर्टी का कंप्यूटेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी का क्या है। फर्स्ट पर्टिकुलर रुपीज फर्स्ट है म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। दो चीजें होती है लेट आउट प्रॉपर्टी में, एक होता है म्युनिसिपल वैल्यू और दूसरा होता है फेयर रेंट। इन दो प्रॉब्लम में सब दिया होता है, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों में से विच एवर इज हाइयर, जो भी सबसे ज़्यादा अमाउंट हो वो आपको लेनी है आउटर कॉलम में। ये हुई फर्स्ट। सेकेंड क्या है? एक्सपेक्टेड रेंट और स्टैंडर्ड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट और स्टैंडर्ड रेंट, इन दोनों में से विच एवर इज लोअर, सो इन दोनों में से एक अमाउंट लेनी है। उसके बाद एक्सपेक्टेड रेंट यानी कि ऊपर वाला जो अमाउंट आएगी वो, और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हाइयर। डन। देखो फिर से एक कंसेप्ट एक के साथ कनेक्टेड है। फर्स्ट में क्या है? म्युनिसिपल वैल्यू। फर्स्ट में क्या है? म्युनिसिपल वैल्यू, ये दोनों म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, इन दोनों में से एक अमाउंट यहाँ पे आएगी, एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, इसमें से एक्सपेक्टेड रेंट और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, इसमें से लोअर, इसमें से हाइयर, और लास्ट जो भी इसका आंसर यहाँ पे आएगा, एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट विच एवर इज हाइयर। ये हुई आपकी फाइनल अमाउंट। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? फर्स्ट कंसेप्ट क्या है? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से विच एवर इज हाइयर, यहाँ पे आएगी अमाउंट। उसके बाद एक्सपेक्टेड रेंट और स्टैंडर्ड रेंट, यहाँ पे आएगी अमाउंट, और इसमें से विच एवर इज हाइयर यानी कि एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेट में से आएगी अमाउंट आउटर कॉलम में। इज इट क्लियर? इसको बोलेंगे हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसको क्या बोलेंगे हम? GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब नीचे देखो, GAV आने के बाद हमें क्या करना पड़ता है? लेस म्युनिसिपल टैक्सेस, यानी कि जो लोकल टैक्सेस होते हैं वो अदर म्युनिसिपल टैक्सेस, ये हमको माइनस करने हैं। उसके बाद और क्या माइनस करना है? अनरियलाइज रेंट, कंडीशंस ऑफ रूल 4 आर सेटिस्फाइड। ये रूल 4 मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको लेस कौन से करने हैं? GAV के बाद NAV निकालने के लिए GAV कैसे निकालेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हाइयर, एक्सपेक्टेड रेंट और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट विच एवर इज हाइयर, ये हो आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उसके बाद GAV होने के बाद आपको क्या करना है कि लोकल टैक्सेस और म्युनिसिपल टैक्सेस होते हैं वो आपको माइनस करने होते हैं। वो माइनस करने के बाद आपकी क्या आएगी? एनुअल वैल्यू आएगी। बात समझ में आई? ये दोनों माइनस करो, एनुअल वैल्यू आएगी। ठीक है, अब एनुअल GAV आई, NAV आई, एनुअल वैल्यू भी आ गई, और उसके बाद आपको क्या करना है?
लेस स्टैंडर्ड डिडक्शंस, हमें लेस क्या करने हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, जो एनुअल वैल्यू हमारी होती है उसके 30% हमें क्या करना पड़ते हैं, माइनस करके हमें इधर लिखने पड़ते हैं। इज इट क्लियर, बात समझ में आई। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 में क्या है, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, जो ऊपर की एनुअल वैल्यू होती है उसके 30% अमाउंट आपको माइनस करनी पड़ती है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है डिडक्शन का, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पेड और ड्यू, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सिर्फ आपको याद क्या रखना है कि एग्जैक्टली फॉर्मेट क्या है, आपको कैसे याद रखना है, ये वो उसका फॉर्मेट फिर से बताऊंगा आपको। कंप्यूटेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी, लेट आउट प्रॉपर्टी का ये प्रॉब्लम है, फॉर्मेट है। म्यूनसिपल वैल्यू फेयर रेंट में से जो भी अमाउंट ज़्यादा होगी वो लेनी है, उसमें से एक्सपेक्टेड रेंट और स्टैंडर्ड में से विचेवर इज लो, उसके बाद एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विचेवर इज हाइयर, उसमें से जीएवी आएगी। उसके बाद टैक्सेस माइनस करो, म्यूनसिपल टैक्स माइनस करो, एनएवी आएगी, एनएवी के बाद डिडक्शंस हो गए 30% ऑफ एनएवी, वो माइनस कर दो, इंटरेस्ट ऑन बोरोड लोन होगा तो भी माइनस कर दो। उसके बाद जो भी आपका आंसर आएगा वो होगा आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, बात समझ में आई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की। ओके ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। आपको प्रॉब्लम समझ में आया कि एग्जैक्टली फॉर्मेट क्या है, देखो आप फिर से फॉर्मेट आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली क्या है। आप लिख के भी लिख सकते हो, लिख सकते हो, या आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली एक प्रॉब्लम हम लेंगे और उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप प्लीज़ ध्यान से देखिए कि हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, एक मिनट। अब देखो मैं प्रॉब्लम पढ़ता हूँ, आपको समझ आएगा। ये देखो प्रॉब्लम क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट्स ग्रॉस एनुअल वैल्यू एज्यूमिंग दैट देयर इज नो वैकेंट पीरियड। नो वैकेंट पीरियड का मीनिंग क्या है कि कोई भी एक लैंड हो वो या कोई शॉप हो वो वैकेंट नहीं है। ठीक है, अब प्रॉब्लम में आपको बताया कि जीएवी दिए है, एज्यूम दैट देयर आर नो वैकेंट पीरियड, सो फॉलोइंग इज द कैलकुलेटेड जीएवी, सो हम जीएवी कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो नीचे क्या है, एक प्रॉब्लम है पर्टिकुलर और हाउस 1 और हाउस 2 है। हम हाउस 1 और 2 अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों को भी निकालेंगे, कौन सी एसओपी है और कौन सी लेट आउट है ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन हमको कैलकुलेट कैसे करना है कि जीएवी कैसे कैलकुलेट करनी पड़ती है। अब हम ये सीखने, मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि जीएवी कैसे कैलकुलेट की जाती है। हमें सिर्फ अभी जीएवी सीखनी है कि जीएवी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मैं सिर्फ इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सिर्फ जीएवी के लिए प्रॉब्लम लिया है मैंने, बाकी सब हम बाद में देखेंगे। प्रॉब्लम में क्या है देखो, हाउस 1 और हाउस 2, म्यूनिसिपल वैल्यू हाउस 1 की है 1,05,000, हाउस 2 की है 1,05,000 सेम। फेयर रेंट दोनों का भी 1,07,000 1,07,000, स्टैंडर्ड रेंट 1,35,000 1,35,000, एक्चुअल रेंट 1,12,000, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी 2 का है 98,000। यहाँ पे थोड़ा सिमिलर फ्लक्चुएट है। अब उसके बाद दिया है पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर, लास्ट में जो पूरे साल भर का ही हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन होता है। अब हमें क्या करना है कि इसकी जीएवी निकालनी है। प्रॉब्लम समझ में आया, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट और पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर्स 12 मंथ। मैं फिर से आपको ऊपर वाले पेज में लेके जा रहा हूँ, आपको फॉर्मेट याद रखना है। फॉर्मेट क्या है जीएवी का, म्यूनिसिपल वैल्यू, पहली कंडीशन क्या है, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हाइयर। ध्यान से देखो, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, मैं आपको कलर चेंज करके दिखाता हूँ। ठीक है, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, फर्स्ट कंसेप्ट क्या है, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। ये देखो म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, फर्स्ट कंसेप्ट ये है। अब यहाँ पे देखो, ये म्यूनिसिपल वैल्यू हमारी, ये है म्यूनिसिपल वैल्यू, ठीक है, और ये है फेयर रेंट। इन दोनों में से क्या लेना है हमें, विच एवर इज हाइयर, हाइयर लेना है। अब देखो नीचे, अब आपको देखना पड़ेगा ही। सो म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है, 1,05,000, करेक्ट।
फेयर रेंट कितना है 1,07,000, म्यूनिसिपल वैल्यू 1,05,000, फेयर रेंट 1,07,000। ये देखो 1,05,000, 1,07,000। अब नीचे देखो कि मैंने कैसे किया है, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर। ये देखो म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी है 1,05,000, फेयर रेंट कितना है 1,07,000, विच एवर इज हायर 1,07,000 ही हमारा ज़्यादा है। सो मैंने विच एवर इज हायर 1,07,000। बात समझ में आई? पहली कंडीशन हमारी फुलफिल हुई। दूसरे में से भी सेम, दूसरा भी हाउस प्रॉपर्टी है वैसे ही 1,05,000, 1,07,000, विच एवर इज हायर 1,07,000। ओके, बात समझ में आई? सेकेंड में जाएंगे हम। ये देखो सेकेंड में क्या है, एक्सपेक्टेड रेंट और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर। एक्सपेक्टेड रेंट और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर। याद रखो, मैं नीचे आ रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। एक्सपेक्टेड रेंट और स्टैंडर्ड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट और स्टैंडर्ड रेंट। यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब क्या है 1,07,000, ये है आपका एक्सपेक्टेड रेंट। 1,07,000 क्या है आपका अभी एक्सपेक्टेड रेंट है। एक्सपेक्टेड रेंट कितना है 1,07,000 और स्टैंडर्ड रेंट कितना है 1,35,000। स्टैंडर्ड रेंट है 1,35,000, स्टैंडर्ड रेंट कितना है 1,35,000। देन विच एवर इज लोअर, इन दोनों में से कौन सी अमाउंट लोअर है 1,07,000। फिर अगेन हमारा आंसर आया 1,07,000। ओके, बात समझ में आई? देखो म्यूनिसिपल वैल्यू 1,05,000, फेयर रेंट 1,07,000, विच एवर इज हायर 1,07,000। देन स्टैंडर्ड रेंट 1,35,000, विच एवर इज लोअर 1,07,000। आंसर सेम, दोनों का भी, दोनों हाउस प्रॉपर्टी का सेम है। मैं 1 बाय 1 उसी के बारे में बताऊंगा, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, प्रॉब्लम में देखो ऊपर क्या दिया है, और एक्चुअल रेंट, स्टैंडर्ड रेंट तो हुआ, फेयर रेंट भी हुआ, अब देखा एक्चुअल रेंट। तो नेक्स्ट क्या है, एक्चुअल रेंट लिया, विच एवर इज लो। दो कंडीशन होने के बाद हमारा आंसर था 1,07,000, 1,07,000, बट यहाँ से आंसर चेंज होगा। एक्चुअल रेंट कितना है, पहले हाउस प्रॉपर्टी का एक्चुअल रेंट है 12,000, 1,12,000, सो हमने वो लिया। और विच एवर इज हायर 1,07,000 और 1,12,000 में से विच एवर इज हायर 1,12,000। बात समझ में आई? ये हमें लेना है विच एवर इज हायर। ओके, गॉट इट। सेम इसका भी सेकेंड हाउस प्रॉपर्टी का एक्चुअल रेंट कितना था 98,000। बात समझ में आई? और उसका लास्ट का आंसर क्या था 1,07,000। तो विच एवर इज हायर, हायर क्या है 1,00,000, इधर का 7,000। सो हाउस प्रॉपर्टी 1 का ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी आई 1,12,000 रुपीज़, और हाउस प्रॉपर्टी 2 की कितनी आई 1,07,000। ओके ओके, प्रॉब्लम समझ में आया कि जीएवी हमें कैसे निकालनी है। डन, बात समझ में आई? आपको पता चलेगा कि जीएवी कैसे निकालनी है। फिर से देखो स्क्रीनशॉट आप ले लो, सामने ही आपके प्रॉब्लम है। ओके, बात समझ में आई? प्रॉब्लम है आपके सामने, सॉल्यूशन भी आपके सामने है, ठीक है। ओके, सो प्लीज़ वीडियो देखिए, आपको समझ आएगा। डन, सो प्लीज़ स्क्रीनशॉट और जैसे भी आपको ऐड करनी ही पड़ेगी। ओके, सो ओके, आपने ये वीडियो देखी, प्लीज़ 2 या 3 बार देखिए, तब आपको बेसिक कंडीशन के हिसाब से समझ आएगा। मैंने पहले ही बताया था कि इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको बताने वाला हूँ कि लेट आउट प्रॉपर्टी कैसे प्रॉब्लम आता है, जीएवी एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद जो डीम टू बी लेट आउट होती है, हम कौन सी पहचान सकते हैं डीम टू बी लेट आउट है, कौन सी पहचान सकते हैं एसओपी है, वो हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपका, मेरे बनाने का पर्पज़ यही था कि आपको समझे कि एक्चुअली हाउस प्रॉपर्टी की जो टाइप्स है उसको हम सॉल्व कैसे करें, उसका फॉर्मेट कैसा है, जीएवी कैसे निकाले। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो इसमें है वो है जीएवी। अगर आपको जीएवी निकालने आई तो आपको एनएवी निकालने सिंपल ही आ जाएगी, ठीक है। सो मैं रिपीट कर रहा हूँ, जीएवी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन दिस सब्जेक्ट, इन दिस टॉपिक।
ओके, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए कि लेट आउट कैसा सॉल्व करना है, एसओपी कैसी सॉल्व करनी है, प्रॉपर्टी कितनी हो, कितनी चाहिए, किस प्रॉपर्टी के ऊपर आपको एग्जम्पशन मिलेगा, एग्रीकल्चर लैंड हो और वो पर्पस होगा उसका एग्रीकल्चर ही, उस रिलेटेड तो एग्जम्पशन कितना मिलेगा। सो ये बाकी सब चीज़ें इस वीडियो में मैंने कवर की है। सो प्लीज़ एंड तक देखिए। और मैं फिर से कहने वाला हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड के साथ, कमेंट कीजिए, कोई डाउट हो तो मेरे को डायरेक्टली पूछ सकते हैं, आपका सारे डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ यार, कर सकता हूँ। ठीक है, सो प्लीज़ आप वीडियो देखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए ताकि एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत उसका बेनिफिट होगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और वीडियो एक और दो बार ज़रूर देखिए ताकि आपको ये कंसेप्ट जो मैं बताने चाह रहा हूँ वो आपको समझ आए। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एंड गुड डे, हैव अ नाइस